हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 29 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के एडिटोरियल पेज और विमर्श पेज को इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आज भी हम उन्हीं दोनों पेजों को डिस्कस करेंगे। और आपको मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर दिया जाता है उसमें हम सिर्फ न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इवनिंग में हम एडिटोरियल इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कशन होता है, तो ये मॉर्निंग वाला वीडियो अगर हम एक साथ करते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पे अगर वीडियो बड़े होते हैं तो बोरियत होती है और उसे पूरा भी नहीं देखा जाता है, तो इसलिए ही एडिटोरियल को और दैनिक जागरण के न्यूज़ सेक्शन को दोनों को अलग अलग किया गया है ताकि आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। तो आज का जो एडिटोरियल पेज है उसमें पहला आर्टिकल है राजपक्षे यानी महिंद्रा राजपक्षे जो कि श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और शिंजो एबे जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ये तीनों किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए, क्या ऐसा कारण रहा कि तीनों लोगों को, जैसे कि शिंजो एबे को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ी और राजपक्षे को एक जनता के विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और जॉनसन को अपनी ही पार्टी में मतभेद के चलते इस्तीफा देना पड़ा। तो क्या कारण थे और क्या इसका प्रभाव पड़ा, इन सभी बातों को इस आर्टिकल में बताया गया है हर्ष वी पंत द्वारा। तो इस आर्टिकल में बेसिकली देखिए, जब सबसे पहले ये बताया गया है कि पिछले महीने जो दुनिया भर में उथल-पुथल रही नेताओं को लेकर, जो राजनीतिक कमजोरियां थी नेताओं की, वो भी एक तरीके से उजागर रही हैं। और अगर हम बात करें श्रीलंका में, तो श्रीलंका में जो राजपक्षे परिवार का तो साम्राज्य पतन इस तरीके से हुआ कि उनको देश तक छोड़ के जाना पड़ा। यानी कि पहले वो मालदीव में गए, फिर वहां से वो सिंगापुर गए और वहां पर उन्होंने शरण ली हुई है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जो श्रीलंका की जनता के आक्रोश को शायद समझ नहीं पाए, जो अंदर ही अंदर बनता जा रहा था और वो इतना बुलंद हुआ कि एक ताकतवर राजनीतिक वंश जिसे बोला जाता है, क्योंकि ये एक राजनीतिक वंश था, वो लगभग अब गुमनामी के दौर में चला गया है। एक तरीके से इसको पूरा पीछे ढकेल दिया गया है। और इतने संपन्न परिवार को अगर बर्बादी का कारण जो है वो समझा जाए तो कई कारण हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें हम आगे देखते हैं कि कई कमियां रहीं और कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं की गई राजपक्षे परिवार द्वारा। यहां तक कि बड़े करीने से गढ़ी गई राष्ट्रवादी साख पर भी राजपक्षे परिवार को बचाया नहीं जा सकता। यानी कि उन्होंने इस तरीके से कुछ ना कुछ नियम अपने बना रखे थे, इस तरीके से अपने रूल बना रखे थे और लागू भी करवाए थे, लेकिन इतना जबरदस्त विद्रोह हुआ जनता द्वारा कि वो अपने पद को नहीं बचा पाए। वहीं पर ब्रिटेन में भी अलग तरीके का मतभेद देखने को मिला। हालांकि पहले हम ये समझ लेते हैं कि श्रीलंका में ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले तो हम मैप के माध्यम से, वर्ल्ड मैप के माध्यम से ये समझते हैं कि श्रीलंका, जापान और यूनाइटेड किंगडम है कहाँ पर मैप में। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें वर्ल्ड मैप में जो तीन देश जिसमें उथापुथल मची रही, ये है श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी है, दूसरा देश है जापान और तीसरा देश है हमारा यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले हम इसमें श्रीलंका के बारे में जानते हैं कि श्रीलंका में ऐसे क्या कारण रहे कि राजपक्षे परिवार जो एक वंश था उसकी समाप्ति हो गई एक तरीके से राजनीतिक तौर पर, और क्या कारण थे। तो देखिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हम ये मानते हैं कि श्रीलंका भी 1948 में आज़ाद हुआ ब्रिटेन से और 74 साल बाद जो ये आर्थिक संकट आया है वो अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट श्रीलंका के लिहाज से माना जा रहा है। महंगाई भी आसमान छू रही है, लगातार हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। श्रीलंका पर जो चीन जैसे देशों का बाहरी कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसमें बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें तो इस पर लगभग, यानी कि श्रीलंका पर बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार 51 अरब डॉलर का कर्ज है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है और लगातार इस पर ब्याज बढ़ता जा रहा है।
अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया उसका विदेशी मुद्रा भंडार जो लगातार खाली होता जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में 16.1% की गिरावट के साथ यानी कि घटकर जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है वो सिर्फ 9.3 अरब डॉलर रह गया है। अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो श्रीलंका के ऋण भुगतान में अनुमानित 8.6 बिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई है। अब हम तीसरे कारण की बात कर लेते हैं। जो तीसरा कारण है महामारी। कोरोना काल में या फिर कोरोना पीरियड को वहाँ पर शायद ठीक से हैंडल नहीं किया गया और जो वहाँ पर स्थिति फैली कोरोना काल में, बाहर से दवाइयाँ इनको मंगानी पड़ी, खुद की स्थिति, इनकी अर्थव्यवस्था जो लॉकडाउन इन्होंने लगाया उसमें पूरी तरीके से चरमरा गई और कई चीज़ों के दाम बढ़े। ये अपनी आर्थिक स्थिति को कोरोना काल में मैनेज नहीं कर पाए जिस तरीके से इंडिया ने कर रखा था। फिर ये चौथा कारण है आर्थिक कुप्रबंधन। आर्थिक कुप्रबंधन की अगर हम बात करें तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे राजपक्षे, उन्होंने अपनी वाहवाही के लिए या फिर वोट बैंक के लिए टैक्स में काफ़ी भारी छूट दे दी थी। उसकी वजह से जो वित्तीय संकट है वो बढ़ा क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़ता रहा, सरकारी खजाने खाली होते रहे, तो टैक्स की जो इन्होंने भारी कमी करी थी वो भी एक कारण माना जा रहा है। पांचवा कारण है आयात पर पाबंदी। श्रीलंका गवर्नमेंट ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसकी वजह से रासायनिक खाद वगैरह नहीं आ पाए बाहर से और जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और उसका कारण फसलों की कमी की वजह से बाहर से चीज़ें आयात करनी पड़ती थी, लेकिन उसको भी प्रतिबंधित लगा दिया गया। तो जो श्रीलंका में चीज़ें थी उसके दाम बढ़ गए जो शायद एक आम नागरिक की पहुंच से दूर होते गए। तो विद्रोह का भी ये कारण माना जा सकता है और इन सब की वजह से ही श्रीलंका में इतना बड़ा विद्रोह हुआ जिसका खामियाजा राजपक्षे को भुगतना पड़ा। और अब जो विक्रम बने हैं राष्ट्रपति, उनके सामने ये चुनौती है कि वो किस तरीके से अब श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से उबारते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरे पैराग्राफ पर हम आते हैं कि ब्रिटेन में भी बोरिस जॉनसन ने जो इस्तीफा दिया वो एक अलग किस्म का राजनीतिक अवसान हम समझ सकते हैं, क्योंकि हफ्तों तक अड़े रहने के बाद बोरिस जॉनसन ने अपने पद से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। उनके लिए खतरे की घंटी लंबे समय से हालांकि बज रही थी और जॉनसन भी इसी गुमनामी में चले गए हैं। अब उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ मैनेज करने की कोशिश करी थी। वो अपने भाषण में एक तरीके से हंसी या हंसाते थे, चुटकियां लेते थे, लेकिन वो भी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनका यह दावा था कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। अब वो मैनेज क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जॉनसन को भारी बहुमत तो मिला था। 2019 के जो चुनाव थे उसमें भारी बहुमत मिला था और सत्ता में आए थे। उनके नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी को 1987 के बाद सबसे बड़ी जीत मिली थी। उन्हें मिले जनादेश ने ब्रेग्जिट समर्थकों के रूप में भी उनकी साख पर मुहर लगा दी और इसमें कई तरीके के और भी हैं, लेकिन जो ब्रेग्जिट से जो अलग हुआ ब्रिटेन, वो सबसे बड़ा रोल है जो इनके कार्यकाल में हुआ। तो ब्रेग्जिट के बारे में जान लीजिए कि यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया था उसी को ब्रेग्जिट बोला जाता है। हालांकि 23 जून 2016 को जो वोटिंग कराई गई थी जनता में, उसमें 51.89% लोगों ने बोला कि हाँ, हमें यानी कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग हो जाना चाहिए। और 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूनियन संघ से अलग हो गया। उसके बाद इन्होंने कोरोना काल में अपने देश में तो कई तरीके की पाबंदियां लगाई, लेकिन उन्हीं पाबंदियों का उल्लंघन इन्होंने खुद भी किया। इन्होंने किस तरीके से उल्लंघन किया? इन्होंने पार्टियां करी, व्यक्तिगत तौर पे पार्टियां करी, लोगों से मिलने जाते रहे, घूमते रहे बाहर। तो ये एक सबसे बड़ा इनके लिए मुश्किल साबित हुई इनकी पार्टी में ही, क्योंकि इनके बनाए हुए नियम इन्होंने खुद तोड़े, जिसका खामियाजा इन्हें अपने पद से इस्तीफा देकर चुकाना पड़ा। उसके बाद हम आते हैं जापान में। देखिए, जापान में भी यही कुछ हुआ। जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि शिंजो एबे की जो छवि है वो एक
लोकप्रिय नेता की रही है। शिंजो अबे ऐतिहासिक विरासत छोड़ के गए और उदारवादी नेता थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, लेकिन उनकी जो राजनीतिक सत्ता की चाह थी वो काफ़ी अलग थी, यानी कि वो सत्ता के प्रति बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अपनी हेल्थ को इशू को माना और हेल्थ इशू को लेकर अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था और कई बार उन्होंने देश हित में ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर ही लोगों ने वोट दिए और उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीती है। दिलचस्प बात यह रही कि कंजर्वेटिव नेता होते हुए भी उन्होंने जापान की घरेलू एवं विदेश नीति में यथास्थिति को चुनौती दी। उनके राष्ट्रवादी आदर्शों ने उनके अभियान को गति प्रदान की, लेकिन यह उनकी ईमानदारी और अनुशासन ही था जिसके दम पर वह न केवल जापान के सर्वकालिक बेहतरीन नेताओं बल्कि समकालीन दौर के दिग्गज वैश्विक राजनेता के रूप में भी स्थापित हो सके। एबी के विपरीत राजपक्षे और जॉनसन की कहानी यह स्मरण कराती है कि शासन से संबंधित गंभीर एजेंडे और व्यक्तिगत ईमानदारी के अभाव में राजनीतिक सत्ता की चाह कैसे नेताओं को लील जाती है। तो हमेशा जनता के पक्ष में कार्य करिए, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे फैसले ले लेगी जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो ये पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल है खत्म हो अंकों की अंधी दौड़। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं और अब एडमिशन की मारामारी हो रही है, तो ये आर्टिकल हमारे लिए कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जो अवैध खनन होता है उस पर, जो अभी हाल ही में हरियाणा के नंदू जिले में मारे गए डीएसपी, उनको कुचलकर मार दिया गया। उसके बाद झारखंड में एक महिला एसआई को कुचलकर मारा गया। तो यहाँ पर अरावली का एग्जाम्पल दिया गया है और इस आर्टिकल को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप पिछले जो एडिटोरियल के डिस्कशन है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज सिर्फ एक आर्टिकल था जिसे हमें डिस्कस करना था और हमने किया। और आपको ये आर्टिकल डिस्कशन कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इसमें अगर कोई सुझाव है आपके इस आर्टिकल या इस वीडियो से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।